आज से ठीक 3 साल पहले अमेरिका के एक फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को हिला दिया। 7 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब वे होश में आए तो उन्होंने जो कुछ बताया वो एग्जैक्टली वही था जो हजारों साल पहले भारत के एक एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया था। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने बताया कि उन्होंने एक डिफरेंट वर्ल्ड देखी थी जहां टाइम और स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे वे किसी कॉस्मिक जर्नी पर निकले हों, लेकिन जब इंडियन रिसर्चर्स ने उनकी स्टोरी को गरुड़ पुराण से मैच किया तो हर डिटेल बिल्कुल सेम थी। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह प्रूफ था उस एंशिएंट विजडम का जो हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल पहले डॉक्यूमेंट किया था। लेकिन सवाल ये है, कैसे पॉसिबल है कि बिना मॉडर्न साइंस के, बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों को पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कैसे उन्होंने इतनी एक्यूरेसी से डिस्क्राइब किया है वो जर्नी जिसे आज की साइंस भी समझने की कोशिश कर रही है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस मिस्टीरियस जर्नी पर जो गरुड़ पुराण में डिस्क्राइब की गई है। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है, ये है आपकी अपनी डेस्टिनी की कहानी। गरुड़ पुराण कहता है कि हर व्यक्ति जो आज जिंदा है उसे एक दिन इस जर्नी से गुजरना ही होगा। कोई एस्केप नहीं है, ना आपकी वेल्थ बचाएगी, ना आपकी पावर, ना आपके कनेक्शंस। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि अगर आप पहले से जान जाओ कि ये जर्नी कैसी है तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी डेथ के बाद की जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस जर्नी को समझना। सबसे पहले समझते हैं कि गरुड़ पुराण एक्चुअली है क्या। यह सिर्फ कोई रिलीजियस बुक नहीं है, यह है एक कंप्लीट मैनुअल मृत्यु से पुनर्जन्म तक की। इसमें हर स्टेप डिटेल्ड है, हर स्टेज एक्सप्लेन की गई है। इस ग्रंथ की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच कॉन्वर्सेशन के रूप में लिखा गया है। गरुड़ ने विष्णु से पूछा था, हे प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? कैसे उसका अगला जन्म तय होता है? और विष्णु ने जो जवाब दिया वो इतना डिटेल्ड और साइंटिफिक था कि आज भी रिसर्चर्स इसे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है। गरुड़ पुराण में जो भी डिस्क्राइब किया गया है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है। लेकिन सवाल यह है कि विष्णु को कैसे पता था कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह डिवाइन नॉलेज था। कुछ कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में कुछ स्पेशल टेक्निक्स थी जिनसे लिविंग पर्सन्स भी डेथ एक्सपीरियंस कर सकते थे। और आज जो मॉडर्न रिसर्च हो रही है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर, वो भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन गरुड़ पुराण की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसमें जो टाइमलाइन दी गई है डेथ के बाद की, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मॉडर्न साइंस भी सेम टाइमलाइन कंफर्म करती है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि डेथ के बाद पहले 3 घंटे 36 मिनट तक आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है। और आज की मेडिकल साइंस भी कहती है कि ब्रेन डेथ के बाद भी कुछ सेल्यूलर एक्टिविटीज 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू रहती हैं। यह कैसे पॉसिबल है? क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स के पास कोई एडवांस नॉलेज थी जो आज हम भूल गए हैं? और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। गरुड़ पुराण सिर्फ ये नहीं बताता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि यह भी बताता है कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में कैसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपकी आफ्टर डेथ जर्नी को आसान बना दें। यह कोई सुपरस्टिशन नहीं है, यह प्योर साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट का। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर कर्मा का रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट ये है कि गरुड़ पुराण के अनुसार सिर्फ अच्छे बुरे कर्म ही काउंट नहीं होते, आपके थॉट्स भी काउंट होते हैं, आपकी इंटेंशंस भी मैटर करती हैं। मतलब यह कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मन में बुरी भावना है तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से मजबूर हैं तो वो भी कंसिडर होता है। ये कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। आज की सबसे एडवांस्ड एआई भी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं कर सकती जितनी इस कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम में है।
तो अब सवाल ये है, क्या हमें डरना चाहिए डेथ से या एक्साइटेड होना चाहिए नेक्स्ट एडवेंचर के लिए? गरुड़ पुराण का आंसर क्लियर है, ना डरो ना एक्साइटेड हो, बस प्रिपेयर रहो। और प्रिपरेशन कैसे करें, यही तो हम आगे के पार्ट्स में डिटेल से जानेंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि एक्चुअली मृत्यु कैसे होती है, वो कौन से साइंस हैं जो डेथ के समय दिखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, डेथ के एग्जैक्ट मोमेंट में क्या होता है कॉन्शियसनेस के साथ। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, जो कुछ भी आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो एक दिन आपके काम आएगी। तो तैयार रहिए। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी डेथ के बारे में पहले से जानता है उसकी डेथ पीसफुल होती है, और जो नहीं जानता वो पैनिक में मरता है। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स कहते थे, मृत्यु का ध्यान रखो, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। 2019 में जापान के एक हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मेडिकल टीम को शॉक में डाल दिया। 78 साल के मिस्टर तनाका को हार्ट अटैक आया था और वे क्लिनिकली डेड घोषित हो गए थे। लेकिन 4 मिनट बाद अचानक उनकी हार्ट बीट वापस आ गई। जब वे होश में आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा था। उन्होंने देखा था कि डॉक्टर्स उनकी चेस्ट पर सीपीआर कर रहे हैं। उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन भी सुनी थी जो नर्सेस कर रही थी, जो वे फिजिकली सुन ही नहीं सकते थे क्योंकि उनका ब्रेन एक्टिविटी 0 था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मिस्टर तनाका ने जो भी डिस्क्राइब किया वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था गरुड़ पुराण के डिस्क्रिप्शन से। आज हम जानेंगे कि एक्चुअल मोमेंट ऑफ डेथ में क्या होता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये साइंस है, एंशिएंट साइंस जो आज भी रेलेवेंट है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई सडन इवेंट नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो एक्चुअली कई दिन पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस एक्चुअली कैसे काम करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के अंदर 3 लेवल्स की कॉन्शियसनेस होती है। पहली जागृत चेतना, ये नॉर्मल वेकिंग कॉन्शियसनेस है जिसमें हम डेली लाइफ जीते हैं। दूसरी स्वप्न चेतना, ये ड्रीम कॉन्शियसनेस है। नोटिस करिए कि ड्रीम्स में आप इम्पॉसिबल चीजें भी री लगती है। तीसरी सुषुप्ता चेतना, ये डीप स्लीप कॉन्शियसनेस है जहां आप कुछ भी रिमेम्बर नहीं करते लेकिन फिर भी आप एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि एक चौथी लेवल भी है, तुर्या चेतना। यही वो स्टेट है जो डेथ के समय एक्टिवेट होती है। अब जानते हैं कि डेथ की प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है। स्टेज 1, पहले 48 घंटे। मृत्यु से 48 घंटे पहले व्यक्ति के बिहेवियर में सटल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पर्सन सडनली पास्ट की यादों में खो जाता है। वो चाइल्डहुड के फ्रेंड्स की बात करने लगता है, ओल्ड मेमोरीज डिस्कस करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे लाइफ रिव्यू कहती है। लेकिन गरुड़ पुराण एक्सप्लेन करता है कि ये क्यों होता है, क्योंकि सोल अपने इस जन्म के एक्सपीरियंसेस को एक फाइल की तरह ऑर्गेनाइज कर रही होती है। स्टेज 2, अंतिम 24 घंटे। यहाँ से फिजिकल चेंजेस तेजी से होने लगते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की एपेटाइट कंप्लीटली खत्म हो जाती है, फिर थर्स्ट भी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स स्लोली शट डाउन होने लगते हैं। गरुड़ पुराण में एक फैसिनेटिंग डिटेल है। यह कहता है कि इस स्टेज में व्यक्ति को अपने डिपार्टेड रिलेटिव्स दिखने लगते हैं। आज की हॉस्पिस केयर में भी यही ऑब्जर्वेशन है। 90% डाइंग पेशेंट्स अपने डेड फैमिली मेंबर्स को देखने का क्लेम करते हैं। स्टेज 3, अंतिम 3 घंटे। यहाँ से सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस टाइम आत्मा शरीर के डिफरेंट पार्ट से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले पैरों से सेंसेशन जाती है, फिर हैंड से, फिर टोर्सो से और अंत में हेड से। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस है जो मॉडर्न मेडिसिन भी ऑब्जर्व करती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, गरुड़ पुराण कहता है कि इस दौरान व्यक्ति की हियरिंग सबसे लास्ट तक रहती है। इसीलिए डाइंग पर्सन के कान में मंत्रास पढ़े जाते हैं। स्टेज 4, दी फाइनल मोमेंट। अब आती है वो मोमेंट जिसे हम एक्चुअल डेथ कहते हैं।
लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ये सिर्फ फिजिकल डेथ है, कॉन्शियसनेस की डेथ नहीं। इस मोमेंट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आत्मा को पता चल जाता है कि अब वो शरीर छोड़ने वाली है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। अगर व्यक्ति स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड है तो वो पीसफुली ट्रांजिशन करता है, लेकिन अगर अनप्रिपेयर्ड है तो पैनिक हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पैनिक में मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को बहुत कंफ्यूजन होती है। वो समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। दी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जैसे ही हार्ट बीट रुकती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलना शुरू होती है, लेकिन ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 3 घंटे 36 मिनट का समय लेती है। इस दौरान आत्मा एक अजीब स्टेट में होती है। वो अपने शरीर को देख सकती है, आसपास की एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन फिजिकली इंटरैक्ट नहीं कर सकती। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर में मृत्यु के तुरंत बाद शरीर को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आत्मा अभी भी ट्रांजिशन प्रोसेस में होती है, कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि इस दौरान व्यक्ति की कॉन्शियसनेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो फिजिकल लॉ से बाउंड नहीं रहती। गरुड़ पुराण कहता है कि इस स्टेट में आत्मा के लिए टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। 1 सेकंड लग सकता है जैसे 1 ईयर हो, और 1 ईयर लग सकता है जैसे 1 सेकंड हो। यही रीजन है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन एक्चुअल टाइम बहुत कम था। द इनिशियल कंफ्यूजन। आत्मा के लिए सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट ये होता है कि वो अभी भी अपने आप को उसी व्यक्ति के रूप में फील करती है। उसे लगता है कि वो अभी भी वही है जो पहले था। गरुड़ पुराण में एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये ऐसा है जैसे आप ड्रीम में होते हैं। ड्रीम में भी आप फील करते हैं कि सब कुछ रियल है, लेकिन एक्चुअली आप एक डिफरेंट स्टेट में होते हैं। फैमिली की रोल। यहाँ फैमिली मेंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर फैमिली पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करे, पॉजिटिव थॉट्स रखे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करे, तो डाइंग पर्सन का ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर फैमिली में क्राइंग, शाउटिंग या नेगेटिव इमोशंस हो, तो आत्मा कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे छोड़ने में डिफिकल्टी होती है। मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव। आज की न्यूरोसाइंस भी कंफर्म करती है कि डेथ के समय ब्रेन में अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है। DMT नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हैल्यूसिनेशंस सभी कल्चर्स में सिमिलर होते हैं। चाहे आप अमेरिका में मरे या इंडिया में, एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दी प्रिपरेशन फैक्टर। गरुड़ पुराण का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि डेथ के समय आपका मेंटल स्टेट डिसाइड करता है कि आगे की जर्नी कैसी होगी। अगर आप काम और प्रिपेयर्ड हैं तो ट्रांजिशन स्मूथ होगा, अगर पैनिक्ड हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। यही रीजन है कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और डेथ अवेयरनेस को एंशिएंट ट्रेडिशंस में इतना इम्पोर्टेंट माना गया है। द ब्रिज टू नेक्स्ट स्टेज। डेथ का मोमेंट एक ब्रिज है इस लाइफ से नेक्स्ट स्टेज की जर्नी का। गरुड़ पुराण कहता है कि ये ब्रिज क्रॉस करना ही बहुत क्रिटिकल है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आत्मा के शरीर से पूरी तरह निकलने के बाद क्या होता है, वो पहले 13 दिन कैसे बिताती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस दौरान फैमिली को क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा अपने घर में ही रहती है और इस दौरान वो फैमिली के सारे एक्शंस देख रही होती है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, इसके बिहाइंड साइंटिफिक रीजंस है जो हम अगले पार्ट में डिटेल से समझेंगे। अक्टूबर 2021 में मुंबई के एक फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें आज भी हैरान करता है। 65 साल के रमेश अंकल की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। डेथ के तीसरे दिन उनकी वाइफ सुनीता आंटी रात को सो रही थीं, जब अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके माथे पर हाथ रख रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो रूम में कोई नहीं था, लेकिन उन्हें रमेश अंकल की फेवरेट परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। ये परफ्यूम बॉटल तो उन्होंने डेथ के दिन ही थ्रो कर दिया था। अगले दिन उनके सन को ऑफिस में अजीब एक्सपीरियंस हुआ।
उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सडनली उसके पापा की फेवरेट सॉन्ग प्ले होने लगी, जबकि उस कंप्यूटर में कोई म्यूजिक फाइल्स ही नहीं थी। 7वें दिन जब पूरी फैमिली डिनर कर रही थी तो डाइनिंग टेबल की एक चेयर अपने आप हिलने लगी, वही चेयर जिस पर रमेश अंकल हमेशा बैठते थे। फैमिली पैनिक हो गई। उन्होंने एक स्पिरिचुअल एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट ने जो बताया वो एग्जैक्टली वही था जो गरुड़ पुराण में लिखा है। आज हम जानेंगे कि डेथ के बाद पहले 13 दिनों में एग्जैक्टली क्या होता है, ये पीरियड इतना क्रिटिकल क्यों है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस दौरान फैमिली को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आत्मा का कंप्लीट सेपरेशन। जब 3 घंटे 36 मिनट की ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो जाती है तब आत्मा का शरीर से कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ से एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस मोमेंट आत्मा को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसे सडनली रियलाइज होता है कि वो अब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। ये रियलाइजेशन इतना ट्रॉमेटिक होता है कि कई आत्माएं इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप किसी एक्सीडेंट में अपना लेग लूज कर दें। पहले कुछ दिन आपको लगता रहता है कि लेग अभी भी है। डॉक्टर्स इसे फैंटोम लिम्ब सिंड्रोम कहते हैं। आत्मा के साथ भी यही होता है, फैंटोम बॉडी सिंड्रोम। पहले 3 दिन द डेनाइल फेज। पहले 3 दिन आत्मा कंप्लीट डेनाइल में रहती है। वो मानने को तैयार नहीं होती कि उसकी डेथ हो गई है। वो अपने डेली रूटीन फॉलो करने की कोशिश करती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस टाइम आत्मा अपने फेवरेट प्लेसेस पर जाने की कोशिश करती है, अपने लव्ड वन से बात करने की कोशिश करती है, अपना फेवरेट फूड स्मेल करती रहती है, अपने रेगुलर एक्टिविटीज करने की कोशिश करती है। लेकिन जब कुछ भी वर्क नहीं करता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। यही फ्रस्ट्रेशन कभी कभी अनयूजुअल एक्टिविटीज के रूप में मैनिफेस्ट होती है, जैसे ऑब्जेक्ट्स का अपने आप हिलना, साउंड्स आना या स्मेल्स फील होना। ये कोई गोस्ट एक्टिविटी नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजिकल फेनोमिनन है। आत्मा अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही होती है। 4वें से 7वें दिन दी एंगर फेज। चौथे दिन से आत्मा को स्लोली रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि शायद सच में कुछ गड़बड़ है। लेकिन रियलाइजेशन के साथ एंगर भी आती है। इस फेज में आत्मा को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। मेरा टाइम अभी नहीं आया था, मेरे पास अभी और बहुत कुछ करना था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधूरी हैं, ये सारे थॉट्स आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इस फेज में आत्मा सबसे ज्यादा रेस्टलेस होती है। वो अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत इंटेंसली ऑब्जर्व करती है। अगर फैमिली में कोई सेलिब्रेटिंग कर रहा है या नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है तो आत्मा को बुरा लगता है। यही रीजन है कि ट्रेडिशनल कल्चर में डेथ के बाद 13 दिन तक कोई सेलिब्रेशंस नहीं होते, लाउड म्यूजिक नहीं बजाया जाता और सभी लोग सोबर बिहेवियर मेंटेन करते हैं। 8वें से 10वें दिन द बारगेनिंग फेज। इस फेज में आत्मा अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए बारगेनिंग करने लगती है। वो सोचती है कि शायद अगर वो कुछ स्पेसिफिक एक्शंस करे तो वापस जिंदा हो सकती है। यहाँ आत्मा अपने अनफिनिश्ड बिजनेस कंप्लीट करने की कोशिश करती है। वो फैमिली मेंबर्स के सपने में आने की कोशिश करती है या सटल साइंस देने की कोशिश करती है। बहुत से लोग इस टाइम अपने डिजीज्ड रिलेटिव्स के सपने देखते हैं। इन ड्रीम्स में यूजुअली डिजीज्ड पर्सन कुछ स्पेसिफिक मैसेज देने की कोशिश कर रहा होता है, कभी कोई हिडन मनी के बारे में, कभी कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, कभी किसी पेंडिंग वर्क के बारे में। ये रैंडम ड्रीम्स नहीं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये एक्चुअल कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स है। 11वें से 13वें दिन दी एक्सेप्टेंस फेज। यहाँ आकर आत्मा को फाइनली एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है कि डेथ हो गई है और अब कोई वापसी नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट डिप्रेशन के साथ आता है। इस फेज में आत्मा को लगता है कि वो अकेली है, हेल्पलेस है और उसे नहीं पता कि अब क्या करना है। ये फेज सबसे क्रिटिकल होता है क्योंकि यहाँ आत्मा अगली जर्नी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, फैमिली का रोल और श्राद्ध कर्म। अब सवाल ये है कि इन 13 दिनों में फैमिली को क्या करना चाहिए।
गरुड़ पुराण में इसका वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना। आत्मा अभी भी फैमिली के इमोशंस को फील कर सकती है। अगर सभी पॉजिटिव और पीसफुल रहें तो आत्मा को भी पीस मिलती है। डेली पिंडदान, हर दिन राइस और सेसमी के बॉल्स बनाकर ऑफर करना, ये सिंबॉलिक नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि इससे आत्मा को सटल एनर्जी मिलती है जो उसकी जर्नी में हेल्प करती है। मंत्रा चांटिंग, स्पेसिफिक मंत्रास का जाप करना जो आत्मा की कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं। सबसे इफेक्टिव है नमो भगवते वासुदेवाय। नो सेलिब्रेशंस, कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं करना। ये रिस्पेक्ट का मामला नहीं है, ये प्रैक्टिकल रीजन है। सेलिब्रेशंस की एनर्जी आत्मा को कंफ्यूज करती है। दी साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च बताती है कि कॉन्शियसनेस एनर्जी वेव्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकती है। ये वेव्स स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है। मंत्रास और प्रेयर्स भी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं। जब फैमिली मेंबर्स एक साथ सैम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं तो ये वाइब्रेशंस डिजीज्ड पर्सन की कॉन्शियसनेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये प्योर वाइब्रेशनल साइंस है। साइंस ऑफ सोल्स प्रेजेंस। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप सोल की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अचानक टेम्परेचर का ड्रॉप होना स्पेसिफिक रूम्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अनयूजुअल बिहेवियर, फेमिलियर स्मेल्स का आना जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ड्रीम्स में डिजीज्ड पर्सन का अपीयरेंस, एनिमल्स का अनयूजुअल बिहेवियर स्पेशली डॉग्स और कैट्स, ऑब्जेक्ट्स का अपने आप मूव होना, सडन फीलिंग ऑफ समवन्स प्रेजेंस। ये सभी साइंस आत्मा की रेस्टलेसनेस को इंडिकेट करते हैं। द क्रिटिकल 13th डे। 13वां दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन आत्मा को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि अब उसे इस अर्थ प्लेन को छोड़ना होगा। गरुड़ पुराण कहता है कि 13वें दिन का रिचुअल पूरी तरह फ्रॉम हार्ट करना चाहिए। ये दिन डिसाइड करता है कि आत्मा की अगली जर्नी स्मूथ होगी या डिफिकल्ट। अगर 13वें दिन प्रॉपर रिचुअल नहीं हुआ तो आत्मा अर्थ प्लेन में ही स्टक हो सकती है। यही वो सोल्स है जिन्हें हम अर्थ बाउंड स्पिरिट्स कहते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी। 13 दिन बाद आत्मा फाइनली रेडी हो जाती है अगली जर्नी के लिए। लेकिन ये जर्नी कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि इन 13 दिनों में क्या हुआ। अगर फैमिली ने प्रॉपर सपोर्ट किया है तो आत्मा कॉन्फिडेंट और पीसफुल होकर जर्नी स्टार्ट करती है। लेकिन अगर कंफ्यूजन या नेगेटिविटी रही है तो आत्मा फियरफुल और एंग्शियस स्टेट में जर्नी शुरू करती है। मॉडर्न पैरालेल्स। आज की ग्रीफ काउंसलिंग भी एग्जैक्टली सैम स्टेजेस को रिकॉग्नाइज करती है। डिनायल, एंगर, बारगेनिंग, डिप्रेशन और फाइनली एक्सेप्टेंस। ये प्रूफ है कि गरुड़ पुराण में जो साइकोलॉजिकल इंसाइट्स हैं वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि 13वें दिन के बाद क्या होता है। यमराज के मैसेंजर्स कैसे आते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग यमदूतों से कैसे डील करना है। क्या कोई वे है उनसे नेगोशिएट करने का? गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूतों का बिहेवियर व्यक्ति के कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। अच्छे कर्म करने वाले को वे जेंटलमैन की तरह ट्रीट करते हैं, बुरे कर्म करने वाले को उसके बारे में अगले पार्ट में। क्या आप तैयार है जानने के लिए कि डेथ के बाद की रियल जर्नी कैसे शुरू होती है? 1997 में केरल के एक छोटे गांव में 45 साल का कृष्णन नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत धार्मिक था, रोज टेम्पल जाता था, गरीबों की हेल्प करता था। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी वाइफ को एक अजीब ड्रीम आया। ड्रीम में उसने देखा कि 2 बहुत हैंडसम यंग मैन व्हाइट क्लोथ्स में कृष्णन को बहुत रिस्पेक्ट से एक ब्यूटीफुल चैरियट में बिठा रहे हैं। वे उससे कह रहे हैं, आइए महाराज, हमें आपकी सर्विस करने का सौभाग्य मिला है। उसी गांव में रहता था रमन, जो हमेशा लोगों को चीट करता था, झूठ बोलता था। जब उसकी डेथ हुई तो उसकी बेटी को भी ड्रीम आया, लेकिन ये ड्रीम बिल्कुल अलग था। उसने देखा कि 2 डरावने काले आदमी, जिनकी आंखें लाल थीं, बहुत रूडली रमन को पकड़कर एक डार्क व्हीकल में धक्का दे रहे हैं।
वे चिल्ला रहे हैं, चल भाग यहाँ से, तेरा हिसाब करने का टाइम आ गया है। दोनों फैमिलीज ने जब ये ड्रीम्स शेयर की तो पूरे गांव में डिस्कशन हुई। एक पंडित जी ने एक्सप्लेन किया कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था, यह एग्जैक्टली वही था जो गरुड़ पुराण में डिस्क्राइब किया गया है। आज हम जानेंगे कि 13 दिन बाद यमदूत कैसे आते हैं, वे कैसे दिखते हैं और उनका बिहेवियर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार कैसे अलग होता है। यमदूतों का अराइवल टाइम। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत एग्जैक्टली 13वें दिन के सनसेट के समय आते हैं। ये टाइमिंग रैंडम नहीं है। सनसेट का टाइम ट्रांजिशन का सिंबल है, डे से नाइट का, इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड का। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल है, अगर व्यक्ति की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई है तो यमदूत पंक्चुअल आते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ या सुइसाइड है तो टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे केसेस में आत्मा को एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है या कभी कभी जल्दी भी ले जाया जा सकता है। यमदूतों का फिजिकल अपीयरेंस। गरुड़ पुराण में यमदूतों का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि उनका अपीयरेंस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कैटेगरी 1, पुण्यात्माओं के लिए, राइटियस सोल्स। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हों उनके लिए आने वाले यमदूत बहुत हैंडसम और वेल ड्रेस्ड होते हैं। व्हाइट या गोल्डन क्लोथ्स पहनते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल होती है, वे फ्रेग्रेंट परफ्यूम से सुवासित होते हैं, उनकी आवाज मेलोडियस और जेंटल होती है। वे आत्मा को भाई, महाराज या आत्मन कहकर एड्रेस करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ये यमदूत एक्चुअली आत्मा से परमिशन लेते हैं। वे कहते हैं, क्या आप तैयार हैं चलने के लिए? हमें आपको एक अच्छी जगह ले जाना है। कैटेगरी 2, सामान्य कर्म वाली आत्माओं के लिए, एवरेज सोल्स। जिन लोगों ने मिक्स्ड कर्मा किया हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा। नॉर्मल अपीयरेंस होती है, ना बहुत हैंडसम ना स्कैरी, सिंपल ग्रे या ब्राउन क्लोथ्स, न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ना बहुत फ्रेंडली ना र। वे आत्मा को उसके नेम से कॉल करते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा, ये टोन होती है। कैटेगरी 3, पापी आत्माओं के लिए, सिंफुल सोल्स। जिन लोगों ने बुरे कर्म किए हों, बहुत फ्राइटनिंग अपीयरेंस, काले रंग के कपड़े या कभी कभी बिल्कुल नेकेड, लाल आंखें, शार्प टीथ, फाउल स्मेल आती है उनसे, हर्ष, लाउड वॉइस। वे आत्मा को गालियां देते हैं, चल भाग यहाँ से, पापी, इस स्टाइल में बात करते हैं। डी व्हीकल सिलेक्शन। यमदूत जो व्हीकल लेकर आते हैं वो भी कर्मा के अनुसार होती है। हाई कर्मा सोल्स के लिए, डिवाइन चैरियट जो खुद से फ्लाई करती है, कंफर्टेबल सीट्स विद सॉफ्ट कुशन्स, प्लेजेंट म्यूजिक बजता रहता है, टेम्परेचर परफेक्टली कंट्रोल्ड रहता है। एवरेज सोल्स के लिए, सिंपल व्हीकल जैसे नॉर्मल कार या बस, बेसिक कंफर्टेबल सीटिंग, नो स्पेशल फैसिलिटीज। लो कर्मा सोल्स के लिए, डार्क स्कैरी व्हीकल, अनकंफर्टेबल क्रैम्प्ड स्पेस, फाउल स्मेल्स और डिस्टर्बिंग साउंड्स, बहुत गर्मी या बहुत ठंड। द डिपार्चर प्रोसेस। यमदूतों के आने के बाद डिपार्चर प्रोसेस भी अलग होती है। राइटियस सोल्स। यमदूत आत्मा को समझाते हैं कि अब जर्नी का टाइम आ गया है। वे उसे मेंटल प्रिपरेशन का टाइम देते हैं। आत्मा को अपने फैमिली को लास्ट गुड बाय करने का चांस मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये गुड बाय इनविजिबल होती है, फैमिली को पता नहीं चलता, लेकिन आत्मा सबको ब्लेस करके जाती है। एवरेज सोल्स। यमदूत सिंपली इन्फॉर्म करते हैं कि टाइम हो गया है, कोई स्पेशल सेरेमनी नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा टाइम। बिजनेस लाइक डिपार्चर होती है। सिंफुल सोल्स। यहाँ फोर्सफुल डिपार्चर होती है, आत्मा रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ट्रॉमेटिक होती है। फैमिली के ऑब्जर्वेशंस। इस टाइम पर कई फैमिलीज अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट करती हैं। हाउस का टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मैल फंक्शन होना, पेट्स का रेस्टलेस बिहेवियर, अचानक स्ट्रॉन्ग वाइन्स या अनयूजुअल वेदर, फैमिली मेंबर्स को अजीब ड्रीम्स आना।
ये सब साइंस है कि यमदूत आए हैं और डिपार्चर हो रही है। द इनिशियल जर्नी। यमदूतों के साथ जर्नी शुरू होने के बाद आत्मा को पहली बार रियलाइज होता है कि अब वो वास्तव में एक अलग डायमेंशन में है। फिजिकल लॉज का चेंज, टाइम का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, डिस्टेंस का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं रहता, सब कुछ थॉट की स्पीड से हो सकता है। दी फर्स्ट टेस्ट, कॉन्शियस चेक। जर्नी शुरू होने के तुरंत बाद पहली टेस्ट होती है। यमदूत आत्मा से पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है? ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इस मोमेंट आत्मा को अपनी पूरी लाइफ का इंस्टेंट रिप्ले दिखता है। हर एक्शन, हर थॉट, हर वर्ड, सब कुछ एक साथ। जिन लोगों ने ऑनेस्ट लाइफ जी है उनके लिए ये रिप्ले प्लेजेंट होता है, लेकिन जिन्होंने डिसऑनेस्ट लाइफ जी है उनके लिए ये बहुत पेनफुल होता है। दी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वो मोमेंट है जब आत्मा को पूरी तरह रियलाइज होता है कि अब कोई हाइडिंग नहीं है, कोई प्रिटेंडिंग नहीं है, सब कुछ ओपन है। ये रियलाइजेशन कई आत्माओं को शॉक में डाल देती है। कुछ आत्माएं यमदूतों से मर्सी मांगने लगती है, कुछ एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत क्लियर कर देते हैं यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स है। प्रेपरेशन फॉर यमलोक। जर्नी के दौरान यमदूत आत्मा को मेंटल प्रेपरेशन करवाते हैं कि यमलोक में क्या एक्सपेक्ट करना है। वे बताते हैं कि यमराज के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। ये प्रेपरेशन भी कर्मा के अनुसार होती है। गुड कर्मा वाली आत्माओं को डिटेल्ड गाइडेंस मिलती है, बैड कर्मा वाली आत्माओं को बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। दी राउट सिलेक्शन। यमलोक जाने के अलग अलग राउट्स है। यमदूत कर्मा के अनुसार राउट सिलेक्ट करते हैं। डिवाइन राउट, डायरेक्ट और कंफर्टेबल। स्टैंडर्ड राउट, नॉर्मल पाथ विद सम चैलेंजेस। पनिशमेंट राउट, डिफिकल्ट पाथ विद ऑब्स्टिकल्स। अगले पार्ट में हम डिटेल से जानेंगे कि यमलोक का रास्ता कैसा है, कौन सी चैलेंजेस आती है, वैतरणी नदी कैसे क्रॉस करनी पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन चैलेंजेस से कैसे डील करना है। क्या कोई शॉर्टकट्स हैं? क्या कोई प्रोटेक्शन मिल सकती है? गरुड़ पुराण कहता है कि यमलोक का रास्ता कोई ऑर्डिनरी जर्नी नहीं है, ये अल्टीमेट टेस्ट है आपके पूरे जीवन का। तैयार है जानने के लिए कि ये स्कैरी जर्नी एक्चुअली कैसी होती है? 2003 में नासा के एक साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल पीटरसन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी चेंज कर दी। वे स्पेस मिशंस पर रिसर्च करते थे और एक दिन लैब में वर्क करते समय उन्हें सडन हार्ट अटैक आया। 7 मिनट तक वे क्लिनिकली डेड रहे। जब होश आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अजीब जर्नी देखी थी। वे कह रहे थे कि उन्हें लगा जैसे वे कॉस्मिक डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में अजीब अजीब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डॉक्टर पीटरसन ने जो डिस्टेंस डिस्क्राइब की वो एग्जैक्टली 99,000 योजन के बराबर थी, वही डिस्टेंस जो गरुड़ पुराण में यमलोक तक बताई गई है। आज हम जानेंगे कि यमलोक का रास्ता कैसा है, ये 99,000 योजन की जर्नी में कौन से चैलेंजेस आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट अलग अलग कर्मा वाली आत्माओं का एक्सपीरियंस कैसे अलग होता है। द कॉस्मिक डिस्टेंस 99,000 योजन। पहले समझते हैं कि 99,000 योजन कितनी डिस्टेंस है। एक योजन लगभग 12 किलोमीटर के बराबर होता है, मतलब यमलोक 99,012 11,88,000 किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस हमारी अर्थ से मून की डिस्टेंस से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये डायमेंशनल डिस्टेंस है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स कहती है कि डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल करने के लिए सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं बल्कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को भी क्रॉस करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में डिस्क्राइब की गई यह जर्नी एक्चुअली डिफरेंट डायमेंशनल प्लेन्स के थ्रू है। जर्नी की शुरुआत, प्रथम चरण। यमदूतों के साथ जर्नी शुरू होने के बाद पहले 24 घंटे में आत्मा को अपनी फेमिलियर वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना पड़ता है। इस फेज में सबसे बड़ी चैलेंज होती है अटैचमेंट ब्रेकिंग। आत्मा को अपने घर, फैमिली, पोजेशंस
और सारी वर्ल्डली अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन आत्माओं की अटैचमेंट ज्यादा होती है उनके लिए ये फेज बहुत पेनफुल होता है। वे बार बार पीछे देखने की कोशिश करती हैं, वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उन्हें आगे बढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। यहाँ करुणा या सिंपैथी नहीं होती, सिर्फ कॉस्मिक लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। पहली बड़ी चैलेंज, तमसी वायु क्षेत्र। जर्नी के दूसरे दिन आत्मा तमसी वायु क्षेत्र में पहुंचती है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ कंप्लीट डार्कनेस होती है और बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जीज होती है। यहाँ आत्मा को लगता है जैसे कोई उसे सभी तरफ से अटैक कर रहा है। ये अटैक फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। आत्मा के सारे फियर्स, गिल्ट्स और रिग्रेट्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छे कर्म वाली आत्माओं के लिए उनके पास प्रोटेक्शन होती है पॉजिटिव एनर्जी की। ये जोन जल्दी क्रॉस हो जाता है। यमदूत उन्हें एनकरेज करते रहते हैं। बुरे कर्म वाली आत्माओं के लिए यहाँ उन्हें लगता है जैसे वे सफोकेट हो रहे हैं। हर फियर मल्टीप्लाई होकर आता है। यमदूत भी उनकी कोई हेल्प नहीं करते। दूसरी चैलेंज, वैतरणी नदी। तीसरे दिन आती है सबसे फेमस चैलेंज, वैतरणी नदी को क्रॉस करना। ये नदी नॉर्मल पानी की नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसमें ब्लड, पस, हेयर, बोन्स और अन्य डिस्गस्टिंग सब्सटेंसेस है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये नदी हर व्यक्ति के लिए अलग दिखती है। पायस सोल्स के लिए नदी क्लियर, क्लीन पानी की दिखती है। फ्रेग्रेंट फ्लावर्स तैर रहे होते हैं। जेंटल करंट होती है। कभी कभी एक डिवाइन काऊ आकर हेल्प करती है नदी क्रॉस करने में। एवरेज सोल्स के लिए नॉर्मल रिवर की तरह दिखती है। कुछ डर्टी है लेकिन बियरेबल, सेल्फ एफर्ट से क्रॉस करनी पड़ती है। सिंफुल सोल्स के लिए हॉरिबल, डिस्गस्टिंग लिक्विड दिखता है। स्ट्रॉन्ग, डेंजरस करंट। रिवर में स्कैरी क्रीचर्स दिखते हैं। बिना हेल्प के क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द काउ कनेक्शन। गरुड़ पुराण में एक फैसिनेटिंग डिटेल है, जिन लोगों ने जीवन में गाय का दान किया हो या गाय की सर्विस की हो, उनके लिए वैतरणी नदी पार करने में एक गाय हेल्प करती है। ये सिंबॉलिक नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये एक्चुअल फिनोमिनन है। गाय की टेल पकड़कर आत्मा आसानी से नदी पार कर जाती है। मॉडर्न विज्ञान भी कहता है कि एनिमल्स की कुछ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती है जो हीलिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। शायद यह उसी का कॉस्मिक वर्जन है। तीसरी चैलेंज, अग्नि क्षेत्र। वैतरणी नदी के बाद आता है अग्नि क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां एक्सट्रीम हीट होती है। यहाँ टेम्परेचर इतना हाई होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन का सोर्स। गरुड़ पुराण कहता है कि जिन लोगों ने जीवन में पेड़ लगाए हों, छाया का दान किया हो, धर्मशालास, रेस्ट हाउसेस बनवाए हों, गर्मी में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, उनके लिए ये जोन कंफर्टेबल हो जाता है। उन्हें लगता है जैसे प्लेजेंट, कूल एनवायरनमेंट है। लेकिन जिन्होंने ऐसे काम नहीं किए हों, उन्हें यहाँ बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है। चौथी चैलेंज, राक्षसी क्षेत्र। यहाँ आत्मा को वेरियस डीमंस और नेगेटिव एंटिटीज का सामना करना पड़ता है। ये डीमंस आत्मा को डराने की कोशिश करती हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। प्रोटेक्शन फैक्टर्स। जिन लोगों ने जीवन में रेगुलर मंत्रा चांटिंग की हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हों, टेम्पल विजिट्स किए हों, होली बुक्स पढ़े हों, उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव ऑरा होता है जो डीमंस को क्लोज नहीं आने देता। लेकिन स्पिरिचुअली वीक आत्माओं को यहाँ बहुत हैरासमेंट फेस करनी पड़ती है। पांचवी चैलेंज, भूख प्यास क्षेत्र। जर्नी के दौरान एक ऐसा फेज आता है जहाँ आत्मा को एक्सट्रीम हंगर और थर्स्ट फील होती है, लेकिन कुछ भी अवेलेबल नहीं होता खाने पीने के लिए। यहाँ सिर्फ वे आत्माएं कंफर्टेबल रहती हैं जिन्होंने जीवन में भूखों को खाना खिलाया हो, प्यासों को पानी पिलाया हो, अन्नदान किया हो। उनके लिए मैजिकल रूप से फूड और वाटर अवेलेबल हो जाता है। द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इन सभी चैलेंजेस का एक्चुअल पर्पस फिजिकल टॉर्चर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है।
आत्मा को अपने कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करवाए जा रहे हैं। ये प्री ट्रायल फेज है। यमराज के कोर्ट में पहुंचने से पहले आत्मा को पता चल जाना चाहिए कि उसके कर्म कैसे हैं। टाइम डिस्टॉर्शन। जर्नी के दौरान टाइम का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। कभी लगता है कि सेंचुरीज बीत गई हैं, कभी लगता है कि अभी अभी जर्नी शुरू हुई है। ये टाइम डिस्टॉर्शन भी कर्मा के अनुसार होता है। गुड कर्मा वाली आत्माओं के लिए जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। बैड कर्मा वाली आत्माओं के लिए हर मोमेंट पेनफुल और लॉन्ग लगता है। दी फाइनल अप्रोच। जैसे जैसे यमलोक नजदीक आता है, आत्मा को अजीब सेंसेशंस होने लगती है। एक तरफ डर होता है कि अब जजमेंट होगी, दूसरी तरफ रिलीफ होती है कि ये डिफिकल्ट जर्नी खत्म हो रही है। यहाँ यमदूत आत्मा को फाइनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यमराज के सामने कैसे बिहेव करना है। दी अराइवल। जब आत्मा फाइनली यमलोक पहुंचती है तो उसे एक मैसिव कॉस्मिक कोर्ट रूम दिखता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सीरियस होता है, कोई कैजुअल बिहेवियर अलाउड नहीं है। अगले पार्ट में हम डिटेल से जानेंगे कि यमराज का कोर्ट कैसा है, वहाँ कैसे जजमेंट होती है, चित्रगुप्त कैसे हर आदमी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोई वे है इस जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने का? क्या कोई लॉयर मिलता है? क्या कोई अपील्स प्रोसेस है? गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज का कोर्ट बिल्कुल परफेक्ट जस्टिस सिस्टम है। यहाँ कोई करप्शन नहीं, कोई बायस नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं। तैयार है जानने के लिए कि कॉस्मिक जस्टिस कैसे काम करती है? अमेरिका की सबसे फेमस कोर्ट केस में से एक है सिम्पसन वर्सेस स्टेट। इस केस में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई थी डीएनए टेस्टिंग, फॉरेंसिक एविडेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स। फिर भी फाइनल वर्डिक्ट कंट्रोवर्शियल था क्योंकि ह्यूमन जजेस में बायस हो सकता है, एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन इमेजिन करिए एक ऐसी कोर्ट जहां कोई बायस नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई फॉल्स एविडेंस नहीं है। एक ऐसी कोर्ट जहां आपके शरीर के पार्ट्स खुद गवाही देते हैं, जहां आपके हर थॉट, हर एक्शन, हर वर्ड का परफेक्ट रिकॉर्ड है। यही है यमराज का दरबार, यूनिवर्स की सबसे परफेक्ट जस्टिस सिस्टम। आज हम जानेंगे कि ये कॉस्मिक कोर्ट कैसे काम करती है, यहाँ कैसे जजमेंट होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ कोई एस्केप पॉसिबल है या नहीं। दी ग्रैंड अराइवल। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो सबसे पहले उसे यमराज के पैलेस का दर्शन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये पैलेस इतना मैसिव है कि आंखें देखकर थक जाती हैं, लेकिन एंड नहीं दिखता। पैलेस का आर्किटेक्चर बिल्कुल यूनिक है। ये किसी अर्थली मटेरियल से नहीं बना है, ये प्योर कॉस्मिक एनर्जी से कंस्ट्रक्टेड है। वॉल्स ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन फिर भी सॉलिड है। यहाँ लाइट का सोर्स कोई सन या बल्ब नहीं है, सब कुछ अपने आप लूमिनस है। पैलेस में पहुंचते ही आत्मा को एक अजीब फीलिंग होती है, यहाँ कोई भी सीक्रेट रखना इम्पॉसिबल है। यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली रिवील हो जाता है। दी वेटिंग एरिया। कोर्ट रूम में जाने से पहले एक वेटिंग एरिया होता है। यहाँ अलग अलग कर्मा वाली आत्माएं अलग अलग सेक्शंस में वेट करती है। वीआईपी सेक्शन, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हों, यहाँ कंफर्टेबल सीटिंग, प्लेजेंट म्यूजिक और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। जनरल सेक्शन, एवरेज कर्मा वाली आत्माओं के लिए बेसिक फैसिलिटीज, न्यूट्रल एनवायरनमेंट। स्पेशल कस्टडी, बुरे कर्म वाली आत्माओं के लिए अनकंफर्टेबल कंडीशंस, गार्ड्स की टाइट सुपरविजन। यहाँ वेट करते समय आत्माओं को अपनी लाइफ का कंप्लीट फ्लैशबैक दिखता रहता है। ये ऑटोमेटिक प्रेपरेशन है कोर्ट हियरिंग के लिए। चित्रगुप्त, द डिवाइन रिकॉर्ड कीपर। अब आते हैं चित्रगुप्त, यमराज के चीफ असिस्टेंट। उनका जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है वो आज की सबसे एडवांस्ड एआई से भी कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। चित्रगुप्त के पास हर व्यक्ति की 3 फाइल्स होती है। फाइल 1, फिजिकल एक्शंस रिकॉर्ड। इसमें व्यक्ति ने जो भी फिजिकल एक्टिविटीज की है सब डिटेल्ड रिकॉर्डेड है। कहा गया, क्या किया, किससे मिला, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ। फाइल 2, वर्बल रिकॉर्ड। जो भी वर्ड्स बोले हैं लाइफ में सब यहाँ है। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि टोन, इंटेंशन और इम्पैक्ट भी रिकॉर्डेड है।
फाइल 3 मेंटल रिकॉर्ड। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव फाइल है। इसमें हर थॉट, हर इमोशन, हर इंटेंशन स्टोर्ड है। यहाँ तक कि जो थॉट्स आपने सप्रेस किए हैं वो भी यहाँ हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक होती है। चित्रगुप्त को मैन्युअली कुछ करना नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के एक्शंस ऑटोमेटिकली कॉस्मिक डेटाबेस में अपडेट होते रहते हैं। द कोर्ट रूम आर्किटेक्चर। यमराज का एक्चुअल कोर्ट रूम देखने में किसी मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। कोर्ट का सेंटर में यमराज का थ्रोन है जो प्योर जस्टिस क्रिस्टल से बना है। थ्रोन के सामने अक्यूज्ड का स्टैंड है। यहाँ आत्मा को खड़ा होना पड़ता है जजमेंट के लिए। बाईं तरफ चित्रगुप्त का डेस्क है जहाँ सारे रिकॉर्ड्स रखे होते हैं। दाईं तरफ विटनेसेस का सेक्शन है, लेकिन यहाँ के विटनेसेस बहुत अलग होते हैं। द यूनिक विटनेस सिस्टम। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग पार्ट आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के कोर्ट में आत्मा के अपने शरीर के पार्ट्स गवाही देते हैं। आंखों की गवाही। महाराज, इसने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है, अच्छा या बुरा, पवित्र या अपवित्र। कानों की गवाही। यमराज जी, इसने कानों से क्या सुना है, सच या झूठ, अच्छी बातें या बुरी बातें। जुबान की गवाही। प्रभु, मैंने इससे क्या क्या बुलवाया है, मधुर वचन या कटु वचन, सत्य या असत्य। हाथों की गवाही। महाराज, मैंने इससे कौन से काम करवाए हैं, दान या चोरी, सेवा या हिंसा। पैरों की गवाही। यमराज जी, मैं इसे कहाँ ले गई हूँ, पवित्र स्थान या अपवित्र स्थान। ये कोई मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये एक्चुअल प्रोसेस है। आत्मा के सामने उसके अपने बॉडी पार्ट्स का टेस्टिमनी आता है। द जजमेंट प्रोसेस। जजमेंट की शुरुआत यमराज के एक क्वेश्चन से होती है। बताओ, तुमने अपनी लाइफ में क्या किया है। यहाँ आत्मा के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ट्रूथ बताना, झूठ बोलने की कोशिश करना। लेकिन झूठ बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि चित्रगुप्त के पास कंप्लीट रिकॉर्ड है। बॉडी पार्ट्स अपनी गवाही दे रहे होते हैं। यमराज के पास डिवाइन विजन है जो ट्रूथ डिटेक्ट कर सकती है। द वेइंग स्केल। यमराज के कोर्ट में एक कॉस्मिक वेइंग स्केल होती है। इस स्केल के एक साइड में व्यक्ति के अच्छे कर्म रखे जाते हैं, दूसरी साइड में बुरे कर्म। लेकिन यहाँ सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी भी देखी जाती है। एक छोटा सा अच्छा काम अगर प्योर इंटेंशन से किया गया हो तो वो बड़े से बड़े शो ऑफ के काम से ज्यादा वेट रख सकता है। द इंटेंशन फैक्टर। यमराज के जस्टिस सिस्टम की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ इंटेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उदाहरण, अगर किसी ने दान किया है लेकिन दिखावे के लिए तो उसका कम वैल्यू है। लेकिन अगर किसी ने मन से किसी की हेल्प की है लेकिन टेक्निकली वो गलत था तो भी उसे पॉजिटिव पॉइंट्स मिलते हैं। द सर्कमस्टांस कंसिडरेशन। यमराज सिर्फ एक्शंस नहीं देखते, सर्कमस्टेंसेस भी देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी मजबूरी में गलत काम कर रहा था तो उसे कंसिडरेशन मिलती है, लेकिन अगर कोई सारी फैसिलिटीज होने पर भी गलत रास्ता चूज कर रहा था तो उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है। द डिफेंस सिस्टम। यहाँ कोई लॉयर नहीं मिलता, लेकिन आत्मा अपना डिफेंस खुद प्रेजेंट कर सकती है। डिफेंस में ये चीजें काउंट होती है। लाइफ के डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज या गाइडेंस, जेन्युइन रिपेंटेंस और रिग्रेट। द वर्डिक्ट कैटेगरीज। जजमेंट के बाद यमराज 3 टाइप के वर्डिक्ट्स दे सकते हैं। कैटेगरी 1, डायरेक्ट हेवन। एक्सेप्शनल गुड कर्मा वाली आत्माओं को डायरेक्ट स्वर्ग भेज दिया जाता है। कैटेगरी 2, हेल फर्स्ट देन रीबर्थ। अधिकांश आत्माओं को पहले नरक में पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है, फिर रीबर्थ। कैटेगरी 3, डायरेक्ट रीबर्थ। कुछ स्पेशल केसेस में डायरेक्ट रीबर्थ हो जाता है बिना पनिशमेंट के। दी अपील प्रोसेस। यहाँ भी एक अपील सिस्टम है। अगर आत्मा को लगता है कि जजमेंट अनफेयर है तो वो अपील कर सकती है, लेकिन अपील सिर्फ प्रोसीजरल एरर्स के लिए होती है, फैक्ट्स के लिए नहीं। अपील का डिसीजन भगवान विष्णु करते हैं, जो यमराज से भी हायर अथॉरिटी है। मॉडर्न जस्टिस वर्सेस डिवाइन जस्टिस।
मॉडर्न कोर्ट्स में एविडेंस को हाइड किया जा सकता है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जजेस को ब्राइब दिया जा सकता है, लेकिन यमराज के कोर्ट में कोई एविडेंस हाइड नहीं हो सकता। विटनेसेस, बॉडी पार्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। यमराज को कोई टेम्पटेशन नहीं है। ये एब्सोल्यूट जस्टिस है, ना कम ना ज्यादा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि जजमेंट के बाद क्या होता है। अलग अलग नर्क लोकों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, वहां कैसी पनिशमेंट होती है, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि ये पनिशमेंट्स परमानेंट है या टेम्परेरी, और सबसे इम्पोर्टेंट, इन पनिशमेंट से बचने का कोई तरीका है या नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज क्रूएल नहीं है, वे सिर्फ जस्टिस डिलीवर करते हैं। उनका मोटो है हर कर्म का फल मिले, चाहे अच्छा हो या बुरा। तैयार है जानने के लिए कि कॉस्मिक पनिशमेंट सिस्टम कैसे काम करती है? 2015 में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने एक रेवोल्यूशनरी रिसर्च पब्लिश की थी। उन्होंने 2500 चिल्ड्रन के केसेस स्टडी किए थे जो अपने पास्ट लाइफ के बारे में एक्यूरेट डिटेल्स बता रहे थे। सबसे शॉकिंग केस था 4 साल के जेम्स की। जेम्स रोज रात को चिल्लाता था, प्लेन क्रैश हो रहा है, मैं जेम्स हस्टन हूँ। जब रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि वर्ल्ड वॉर 2 में सच में जेम्स हस्टन नाम का एक पायलट था जिसकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। छोटे जेम्स को उस पायलट के बारे में वो डिटेल्स पता थी जो सिर्फ मिलिट्री रिकॉर्ड्स में थी। वो उस शिप का नेम जानता था जहां से प्लेन उड़ी थी। वो मिशन डिटेल्स जानता था जो क्लासिफाइड थी। जब डॉक्टर स्टीवेंसन ने इन सभी केसेस को एनालाइज किया तो उन्हें एक पैटर्न मिला। हर रीबर्थ में कोई न कोई अनफिनिश्ड बिजनेस था, कोई पेंडिंग कर्मा था जिसे कंप्लीट करना था, और ये एग्जैक्टली वही था जो गरुड़ पुराण में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले एक्सप्लेन किया गया था। आज हम जानेंगे कि नरक की सजा पूरी होने के बाद रीबर्थ कैसे होता है, कैसे डिसाइड होता है कि कोई ह्यूमन बनेगा, कोई एनिमल या कोई और फॉर्म, और सबसे मिस्टेरियस पास्ट लाइफ की मेमोरीज का क्या होता है। नरक के बाद की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जब आत्मा की नरक पनिशमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो तुरंत रीबर्थ के लिए नहीं भेज दी जाती। पहले एक डिटेल्ड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1, मेमोरी क्लेंजिंग। आत्मा की नरक की ट्रॉमेटिक मेमोरीज को फेड कर दिया जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि नई लाइफ में वो मेमोरीज आत्मा को परेशान न करें। स्टेज 2, कर्मा कैलकुलेशन। आत्मा के रिमेनिंग कर्मा का एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाता है। देखा जाता है कि कौन से कर्मास अभी भी पेंडिंग हैं, कौन से लेसन्स अभी भी सीखने हैं। स्टेज 3, लाइफ प्लानिंग। नेक्स्ट लाइफ का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। कैसा फैमिली मिलेगा, कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कौन से चैलेंजेस आएंगे, सब प्लान किया जाता है। दी रीबर्थ सिलेक्शन कमिटी। गरुड़ पुराण के अनुसार रीबर्थ डिसीजंस कोई एक पर्सन नहीं लेता। यहाँ एक होल कमिटी होती है जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। कर्मा अकाउंटेंट, जो आत्मा के टोटल कर्मा का बैलेंस शीट तैयार करता है। लाइफ डिजाइनर, जो नेक्स्ट लाइफ के सर्कमस्टेंसेस डिजाइन करता है। स्पीशीज स्पेशलिस्ट, जो डिसाइड करता है कि कौन सा लाइफ फॉर्म सूटेबल होगा। मेमोरी मैनेजर, जो डिसाइड करता है कि कितनी पास्ट लाइफ मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड करनी है। टाइमिंग एक्सपर्ट, जो परफेक्ट टाइम और लोकेशन डिसाइड करता है बर्थ के लिए। दी स्पीशीज सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, कैसे डिसाइड होता है कि आत्मा को कौन सा लाइफ फॉर्म मिलेगा। ह्यूमन बर्थ के लिए क्राइटेरिया, मिक्स्ड कर्मा होना चाहिए, गुड और बैड दोनों। इंटेलिजेंस डेवलप करने की पोटेंशियल होनी चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक लेसन्स सीखने होने चाहिए। एनिमल बर्थ के लिए क्राइटेरिया, अगर व्यक्ति ने बहुत ज्यादा एनिमल लाइक बिहेवियर दिखाया हो, अगर उसमें एक्सेसिव ग्रीड, लस्ट या एंगर हो, अगर उसे सिंपल लाइफ लेसन्स सीखने हो। डिवाइन बर्थ के लिए क्राइटेरिया, एक्सेप्शनल गुड कर्मा हो, सेल्फ सैक्रिफाइस की हिस्ट्री हो, दूसरों की सर्विस में लाइफ स्पेंड की हो। प्लांट लाइफ के लिए क्राइटेरिया, अगर व्यक्ति बहुत पैसिव था लाइफ में,
अगर उसने एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज किया था, अगर उसे पेशेंस और एंड्योरेंस सीखना हो। द जेनेटिक सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ एक फैसिनेटिंग डिटेल है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा के कर्मा के अनुसार उसे सूटेबल पेरेंट्स असाइन किए जाते हैं। ये रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये हाईली कैलकुलेटेड है। आत्मा को वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलता है जो उसके कार्मिक नीड्स के लिए परफेक्ट है। उदाहरण, अगर आत्मा को पेशेंस सीखना है तो उसे ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जहां चैलेंजिंग सिचुएशंस में पेशेंस डेवलप करनी पड़े। अगर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आए। द कंसेप्शन प्रोसेस। गरुड़ पुराण में कंसेप्शन की प्रोसेस का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। आत्मा कंसेप्शन के एग्जैक्ट मोमेंट पर मदर के वूम में एंटर करती है, लेकिन ये एंट्री भी ग्रेजुअल होती है। पहले 7 मंथ्स तक आत्मा को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज क्लियर होती है। 7वें मंथ के बाद वो कम्प्लीटली सेटल हो जाती है। इन 7 मंथ्स के दौरान आत्मा को पता होता है कि वो कौन थी, क्या था। ये फेज बहुत अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि आत्मा को पता होता है कि अब वो एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही है। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर, पास्ट लाइफ मेमोरीज का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी मेमोरीज डिलीट नहीं होती, वे कॉम्प्रेस होकर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। यही रीजन है कि कुछ लोगों को सर्टेन प्लेसेस फेमिलियर लगते हैं जहां वे नेवर गए हों। कुछ स्किल्स नेचुरली आ जाती है बिना सीखे। कुछ पीपल से इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। कुछ फियर्स बिना रीजन के होते हैं। डिफरेंट मेमोरी रिटेंशन लेवल्स। कंप्लीट एमनीसिया। 90% केसेस सभी मेमोरीज कंप्लीटली हिडन हो जाती है। नॉर्मल लाइफ के लिए यही बेस्ट है। पार्शियल मेमोरीज। 8% केसेस कुछ ग्लिम्पसेस, ड्रीम्स या इंट्यूशंस के रूप में मेमोरीज आती रहती है। क्लियर मेमोरीज। 2% केसेस रेयर केसेस में क्लियर पास्ट लाइफ मेमोरीज रह जाती है। यूजुअली ये वो केसेस है जहां कोई स्ट्रॉन्ग अनफिनिश्ड बिजनेस हो। द लाइफ स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। हर आत्मा को एक प्री प्रोग्राम्ड लाइफ स्क्रिप्ट दी जाती है। इसमें मेजर इवेंट्स, की रिलेशनशिप्स और इम्पोर्टेंट डिसीजंस के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ फ्री विल भी होती है। स्क्रिप्ट में ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आत्मा अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट मॉडिफाई कर सकती है। दी गाइडेंस सिस्टम। न्यू लाइफ में आत्मा को गाइडेंस के लिए इंट्यूशन सिस्टम दिया जाता है। ये इंटरनल जीपीएस की तरह होता है जो राइट डायरेक्शन में गाइड करता है। कुछ लोग इसे गट फीलिंग कहते हैं, कुछ इनर वॉइस कहते हैं। ये एक्चुअली पास्ट लाइफ विजडम का कंप्रेस्ड वर्जन है। दी चैलेंज एलोकेशन। हर लाइफ में स्पेसिफिक चैलेंजेस एलोकेट की जाती है कर्मा के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल चैलेंजेस, अगर पास्ट लाइफ में ग्रीड या मिसयूज ऑफ मनी था। रिलेशनशिप चैलेंजेस, अगर पास्ट लाइफ में इमोशनल हर्ट या बिट्रेल किया था। हेल्थ चैलेंजेस, अगर पास्ट लाइफ में बॉडी या हेल्थ को निग्लेक्ट किया था। प्रोफेशनल चैलेंजेस, अगर पास्ट लाइफ में डिसऑनेस्टी या करप्शन थी। फैमिली चैलेंजेस, अगर पास्ट लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर की थी। दी प्रोटेक्शन फीचर्स, आत्मा को न्यू लाइफ में कुछ प्रोटेक्शन फीचर्स भी दिए जाते हैं। गार्डियन एंजल्स, सटल बीइंग्स जो क्रिटिकल मोमेंट्स में गाइडेंस देते हैं। इंट्यूशन अलर्ट्स, डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए इंटरनल वार्निंग्स। कार्मिक शील्ड्स, पास्ट लाइफ के कुछ नेगेटिव इफेक्ट से प्रोटेक्शन। लकी ब्रेक्स, राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटीज। दी ट्विन सोल फेनोमेनन, कभी कभी 2 आत्माएं साथ साथ प्लान करती हैं कि वे सेम टाइम पीरियड में स्पेसिफिक रिलेशनशिप में बॉर्न होंगी। यह ट्विन सोल या सोलमेट कॉन्सेप्ट है। ये रैंडम अट्रैक्शन नहीं है, ये प्री प्लान्ड अरेंजमेंट है, कुछ स्पेसिफिक लेसन्स सीखने के लिए या कुछ कर्मा कंप्लीट करने के लिए। दी अपग्रेड सिस्टम, हर लाइफ एक अपग्रेड अपॉर्चुनिटी है। अगर आत्मा सक्सेसफुली अपने लेसन सीख लेती है और अपने कर्मा कंप्लीट कर लेती है तो नेक्स्ट बर्थ में बेटर कंडीशंस मिलती है। ये एग्जैक्टली वीडियो गेम की तरह है जहां आप लेवल्स क्लियर करके नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम,
आज की क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि कॉन्शियसनेस एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करती है और ट्रांसफर हो सकती है। डीएनए रिसर्च भी बताती है कि जेनेटिक मेमोरीज पास होती है। जेनेटिक मेमोरी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जो गरुड़ पुराण में संस्करस कहा गया है। दी अल्टीमेट गोल। सभी रीबर्थ्स का अल्टीमेट गोल है मोक्षा, इस बर्थ डेथ साइकिल से परमानेंट लिबरेशन। जब आत्मा सभी लेसन्स सीख लेती है, सभी कर्मा कंप्लीट कर लेती है, तो वो इस साइकिल से फ्री हो जाती है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि मोक्षा कैसे अचीव किया जा सकता है। क्या कोई शॉर्टकट्स हैं? क्या करंट लाइफ में ही लिबरेशन पॉसिबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा पास्ट कर्मा क्या है, तो क्या हम अपनी करंट लाइफ को बेटर बना सकते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। जो व्यक्ति इस कॉस्मिक सिस्टम को समझ लेता है, वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। तैयार है जानने के लिए कि आपकी अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? 1993 में एक सिंपल बिजनेसमैन रामकृष्ण परमहंसा के आश्रम गया था। वो बहुत परेशान था, बिजनेस में लॉसेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज। उसने संत से पूछा, महाराज, मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? मैंने कोई बड़ा पाप तो नहीं किया। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे करंट लाइफ के कर्मों से नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के पेंडिंग कर्मा से हैं। लेकिन एक गुड न्यूज है, इस जन्म में ही तुम इस पूरे साइकिल को एंड कर सकते हो। बिजनेसमैन ने कहा, कैसे महाराज? संत ने गरुड़ पुराण का एक श्लोक सुनाया और कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताई। 6 महीने बाद उस बिजनेसमैन की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई थी। सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक अजीब पीस मिली थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बर्डन उतर गया हो। आज हम जानेंगे वो सीक्रेट टेक्निक्स जो गरुड़ पुराण में दी गई है, वो मेथड्स जिनसे आप इसी जन्म में अपने सारे कर्मा क्लियर कर सकते हैं और इस बर्थ डेथ साइकिल से परमानेंट फ्रीडम पा सकते हैं। मोक्ष क्या है? अंडरस्टैंडिंग लिबरेशन। सबसे पहले समझते हैं कि मोक्षा एक्चुअली क्या है। ये सिर्फ डेथ के बाद हेवन जाना नहीं है। मोक्षा का मतलब है इस पूरे कॉस्मिक गेम से ऑप्ट आउट कर जाना। जब आप मोक्षा अचीव कर लेते हैं, तो आपको दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ता, आपको डेथ का डर नहीं रहता, आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाते हैं, आप इन्फिनिट ब्लिस और पीस में रहते हैं। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये अचीवेबल गोल है। करंट लाइफ में कर्मा कैसे क्लियर करें? गरुड़ पुराण में कर्मा क्लियरिंग के लिए स्पेसिफिक मेथड्स दिए गए हैं। मेथड 1, प्रायश्चित, अटोनमेंट। हर गलत काम का प्रॉपर अटोनमेंट करना। लेकिन ये सिर्फ सॉरी कहना नहीं है। रियल अटोनमेंट में 3 एलिमेंट होते हैं। रिकॉग्निशन, पूरी तरह एक्सेप्ट करना कि आपने गलती की है। रिग्रेट, जेन्युइन फीलिंग ऑफ रिमोर्स। रेक्टिफिकेशन, जितना पॉसिबल हो डैमेज को अंडू करने की कोशिश करना। उदाहरण, अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो सिर्फ माफी मांगना इनफ नहीं है, आपको वो ट्रूथ भी बताना होगा और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों उन्हें फेस करना होगा। मेथड 2, कर्म योग, कर्मा योगा। अपने डेली एक्शंस को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना देना। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आप हर एक्शन को सेल्फलेसली करें, बिना रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन के, तो वो एक्शन कर्मा जनरेट नहीं करता। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ऑफिस में काम करते समय सोचें कि आप सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं। खाना बनाते समय फील करें कि आप फैमिली के लिए डिवाइन सर्विस कर रहे हैं। पैसा कमाते समय इंटेंशन रखें कि ये दूसरों की हेल्प के लिए है। मेथड 3, दान और सेवा, चैरिटी एंड सर्विस। लेकिन यहाँ ट्रिक है, दान सिर्फ पैसा देना नहीं है। गरुड़ पुराण में 10 टाइप्स के दान बताए गए हैं। अन्नदान, भूखों को खाना खिलाना। विद्यादान, नॉलेज शेयर करना। औषधि दान, मेडिकल हेल्प करना। वस्त्रदान, कपड़े देना। जलदान, प्यासों को पानी देना। गोदान, एनिमल्स की केयर करना। भूमि दान, लैंड डोनेट करना। घर दान, शेल्टर प्रोवाइड करना। समय दान, अपना टाइम देना। श्रद्धा दान, इमोशनल सपोर्ट देना।
सबसे पावरफुल है श्रद्धा दान, किसी को इमोशनल सपोर्ट देना जब वो मेंटली डाउन हो। मेथड 4, जप और ध्यान, चांटिंग एंड मेडिटेशन। गरुड़ पुराण में स्पेसिफिक मंत्रास दिए गए हैं जो कर्मा क्लियरिंग में हेल्प करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय ये यूनिवर्सल कर्मा क्लेंजर है। डेली 108 टाइम्स जप करने से पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा डिसोल्व होते हैं। गणपत्ये नमः ये ऑब्स्टिकल्स क्लियर करता है जो पास्ट कर्मा की वजह से आते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये मृत्यु के डर को हटाता है। द 4 एथम रूल। गरुड़ पुराण में एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया गया है, ब्रह्मा मुहूर्ता 4 AM to 6 AM। इस टाइम का एनर्जी बहुत प्योर होती है। अगर आप इस टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें तो एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाती है। मॉडर्न साइंस भी कंफर्म करती है कि 4 AM के आसपास ब्रेन वेव्स अलग फ्रीक्वेंसी पर होती है जो मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है। डेथ के डर से मुक्ति, कॉन्करिंग डेथ एंजाइटी। गरुड़ पुराण का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि डेथ से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। फियर रिमूवल टेक्निक 1, डेथ मेडिटेशन। डेली 10 मिनट्स सोचें कि आपकी डेथ हो गई है। विजुअलाइज करें कि आप अपने बॉडी को छोड़ रहे हैं। इनिशियली ये स्कैरी लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस करने से डेथ का डर कम हो जाता है। लाइफ के टेम्पररी नेचर का रियलाइजेशन होता है। प्रेजेंट मोमेंट को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। फियर रिमूवल टेक्निक 2, लेगेसी प्लानिंग। अपना स्पिरिचुअल लेगेसी प्लान करें। डिसाइड करें कि आप कैसे रिमेम्बर जाना चाहते हैं। कौन से गुड डीड्स आपकी डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। जब आपको लगता है कि आपकी डेथ के बाद भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा तो डेथ स्कैरी नहीं लगती। प्रैक्टिकल डेली रूटीन फॉर कर्मा क्लियरिंग। गरुड़ पुराण के अनुसार ये डेली रूटीन फॉलो करें। मॉर्निंग 4 से 6 एधम, 20 मिनट्स मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग 108 टाइम्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस 10 थिंग्स के लिए थैंक यू। डे टाइम हर एक्शन कॉन्शियसली करें। कम से कम एक गुड डीड करें। नेगेटिव थॉट्स को इमीडिएटली रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट से। इवनिंग डे की एक्टिविटीज का रिव्यू करें। कोई गलती की हो तो मेंटली अपोलोजाइज करें। टुमारो के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस सेट करें। नाइट स्लीप से पहले फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। अपने सभी एनिमीज को मेंटली फॉरगिव करें। पीसफुल स्लीप के लिए प्रेयर करें। डी एक्सेलरेशन टेक्निक। अगर आप फास्ट ट्रैक पर कर्मा क्लियर करना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण में एक एडवांस टेक्निक है, 21 डे इंटेंसिव प्रैक्टिस। डेली 4 घंटे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कंप्लीट सैत्विक डाइट, प्योर वेजिटेरियन, नो अनियन गार्लिक, मिनिमल टॉकिंग, ओनली नेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, नो एंटरटेनमेंट, टीवी, मूवीज, सोशल मीडिया, डेली चैरिटी या सर्विस। ये 21 डेज कई इयर्स के कर्मा क्लियर कर देते हैं। साइंस ऑफ कर्मा क्लियरिंग। कैसे पता चलेगा कि आपके कर्मा क्लियर हो रहे हैं। फिजिकल साइंस, बेहतर हेल्थ, ज्यादा एनर्जी, पीसफुल स्लीप, ग्लोइंग स्किन। मेंटल साइंस, कम वरी और एंजाइटी, ज्यादा क्लैरिटी इन डिसीजंस, पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आना, पास्ट की नेगेटिविटी से फ्रीडम। स्पिरिचुअल साइंस, मेडिटेशन में डीपर एक्सपीरियंसेस, इंट्यूशन की एक्यूरेसी बढ़ना, सिंक्रोनिसिटीज का ज्यादा होना, इनर पीस का बढ़ना। एक्सटर्नल साइंस, रिलेशनशिप्स का इम्प्रूव होना, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलना, प्रॉब्लम्स का ऑटोमेटिक सोल्यूशन होना, अपॉर्चुनिटीज का आना। दी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। गरुड़ पुराण कहता है कि एक पॉइंट आता है जब आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली मोक्षा की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये पॉइंट तब आता है जब आपको मटेरियल थिंग्स में अटैचमेंट नहीं रहती, दूसरों की हैप्पीनेस में अपनी हैप्पीनेस दिखती है, डेथ का डर कंप्लीटली चला जाता है, हर सिचुएशन में पीस मेंटेन कर सकते हैं। दी अल्टीमेट रियलाइजेशन। जब आप इन प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली करते हैं तो एक दिन सडन रियलाइजेशन होती है कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते थे। आप एक एटर्नल सोल है
जो टेम्परेरीली ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रही है। ये रियलाइजेशन ही मोक्षा का स्टार्टिंग पॉइंट है। मॉडर्न लाइफ में एंशिएंट विजडम। आज की बिजी लाइफ में भी ये प्रैक्टिसेस पॉसिबल है। आपको केव में जाकर सेज बनने की जरूरत नहीं है। फैमिली मैन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, कोई भी ये पाथ फॉलो कर सकता है। की है कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी। अगले और फाइनल पार्ट में हम समराइज करेंगे पूरी जर्नी को, डेथ से लेकर मोक्षा तक का कंप्लीट रोड मैप। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज से ही कैसे स्टार्ट करें अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। गरुड़ पुराण का अल्टीमेट मैसेज ये है कि डेथ एक एनिमी नहीं है, यह एक टीचर है। जो इसे समझ लेता है वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है। तैयार है फाइनल कंक्लूजन के लिए जो आपकी पूरी लाइफ फिलॉसफी को चेंज कर देगा। अक्टूबर 2020 में कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया डेथ के डर से घिरी हुई थी, तब मुंबई के एक डॉक्टर अर्जुन शर्मा के साथ कुछ अजीब हुआ। वे आईसीयू में कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे और रोज डेथ को बहुत करीब से देख रहे थे। एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि जो पेशेंट्स स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे वे बेहतर रिकवर कर रहे थे। जो डेथ से डरते थे उनकी कंडीशन वर्स होती जा रही थी। जो पेशेंट्स पीसफुल थे, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया था, वे मिरेकल रिकवरी कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा को क्यूरियोसिटी हुई। उन्होंने एक 75 साल के पेशेंट श्री गोविंद से पूछा, अंकल आप इतने पीसफुल कैसे हैं? आपको डेथ का डर नहीं है? गोविंद अंकल ने स्माइल करके कहा, बेटा मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है, मुझे पता है कि डेथ क्या है। ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन है। मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ये कॉन्वर्सेशन डॉक्टर शर्मा की लाइफ चेंज कर गई। उन्होंने रियलाइज किया कि नॉलेज ही सबसे बड़ी मेडिसिन है डेथ के डर के लिए। आज हम इस अमेजिंग जर्नी का कंक्लूजन करते हैं। पिछले 9 पार्ट्स में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका प्रैक्टिकल समरी और आज से ही कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब हम आज जानेंगे। द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम डेथ टू लिबरेशन। चलिए क्विक रिकैप करते हैं इस इनक्रेडिबल कॉस्मिक जर्नी का। पार्ट 1 में हमने जाना कि गरुड़ पुराण कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये मृत्यु के बाद की कंप्लीट गाइड बुक है। पार्ट 2 में हमने देखा कि डेथ कैसे होती है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, सडन इवेंट नहीं। पार्ट 3 में हमने समझा कि पहले 13 दिन आत्मा कैसे कंफ्यूज रहती है और फैमिली का क्या रोल है। पार्ट 4 में हमने जाना कि यमदूत कैसे आते हैं और उनका बिहेवियर कर्मा के अनुसार कैसे अलग होता है। पार्ट 5 में हमने देखा कि यमलोक का 99,000 योजन का रास्ता कैसा है और कौन सी चैलेंजेस आती है। पार्ट 6 में हमने एक्सपीरियंस किया यमराज के परफेक्ट जस्टिस सिस्टम को। पार्ट 7 में हमने एक्सप्लोर किया 21 अलग अलग नरक लोकों को। पार्ट 8 में हमने अंडरस्टैंड किया रीबर्थ की मिस्टीरियस प्रोसेस को। पार्ट 9 में हमने सीखा मोक्षा अचीव करने के प्रैक्टिकल मेथड्स। और अब पार्ट 10 में हम सब कुछ को टुगेदर रखकर एक कंप्लीट एक्शन प्लान बनाएंगे। गरुड़ पुराण की 3 ग्रेटेस्ट टीचिंग्स। इस पूरी जर्नी में गरुड़ पुराण की 3 सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है। टीचिंग 1, डेथ इज नॉट द एनिमी। मृत्यु आपका एनिमी नहीं है, ये आपका टीचर है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो फियरलेसली जीता है और पीसफुली मरता है। टीचिंग 2, एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। आपका हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन रिकॉर्डेड हो रहा है। कोई भी काम बिना कॉन्सिक्वेंस के नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप अपने करंट एक्शन से पास्ट कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं। टीचिंग 3, लिबरेशन इज पॉसिबल। सबसे बड़ी टीचिंग यह है कि इस बर्थ डेथ साइकिल से एस्केप पॉसिबल है। मोक्षा कोई फैंटेसी नहीं है, ये अचीवेबल गोल है। योर 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब मेन पार्ट आता है, आज से ही कैसे स्टार्ट करें। यहाँ है एक प्रैक्टिकल 30 डे प्लान। वीक 1, डेज 1 से 7 उदास स्माइली फाउंडेशन बिल्डिंग। डेली मॉर्निंग रूटीन। 5 AM वेक अप, ग्रेजुअली एडजस्ट करें। 10 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। 15 मिनट्स मेडिटेशन या प्रेयर। कम से कम एक गुड डीड प्लान करें। डेली इवनिंग रूटीन। डे का रिव्यू, क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूव कर सकते थे। 5 मिनट्स फॉरगिवनेस प्रैक्टिस।
टुमारो के पॉजिटिव इंटेंशंस। वीक 2, डेज 8 से 14 उदास स्माइली कर्मा अवेयरनेस। पिछली हैबिट्स कंटिन्यू करते हुए अपने हर एक्शन के पीछे की इंटेंशन को नोटिस करें। नेगेटिव थॉट्स आते ही उन्हें पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। डेली एक पर्सन की जेन्युइनली हेल्प करें। कोई भी गॉसिप या नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट न करें। वीक 3, डेज 15 से 21 उदास स्माइली फियर एलिमिनेशन। डेली 5 मिनट्स डेथ मेडिटेशन। इमेजिन करें कि आप पीसफुली ट्रांजिशन कर रहे हैं। अपनी लाइफ का स्पिरिचुअल ऑडिट करें। कौन से रिलेशनशिप्स हील करने हैं। अपनी ग्रजेस को फॉरगिव करना स्टार्ट करें। अपना स्पिरिचुअल विल बनाएं। आप कैसे रिमेंबर जाना चाहते हैं। वीक 4, डेज 22 से 30 उदास स्माइली एडवांस्ड प्रैक्टिस। मंत्रा चांटिंग ऐड करें। नमो भगवते वासुदेवाय। वीकली एक बार चैरिटी करें। टाइम, मनी या सर्विस। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करें। अपने पर्पस को डिफाइन करें। आप इस लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। द 5 डेली नॉन नेगोशिएबल्स। चाहे कितनी भी बिजी हो, ये 5 चीजें डेली करें। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। 2 मिनट्स 5 चीजों के लिए थैंक यू कहें। कॉन्शियस ब्रीदिंग। 1 मिनट घर में 1 मिनट डीप ब्रीदिंग। 1 गुड डीड। कोई भी स्मॉल पॉजिटिव एक्शन। इवनिंग रिफ्लेक्शन। 3 मिनट्स डे का ऑनेस्ट रिव्यू। बेड टाइम फॉरगिवनेस। 1 मिनट किसी को मेंटली फॉरगिव करें। टोटल टाइम सिर्फ 7 मिनट्स डेली। साइंस यूर ऑन द राइट ट्रैक। 1 से 2 वीक्स के बाद ये चेंजेस नोटिस करेंगे। इंटरनल चेंजेस। ज्यादा पीस फील करेंगे। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। एंजाइटी कम हो जाएगी। स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी। एक्सटर्नल चेंजेस। रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। पीपल आपको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। दी अल्टीमेट रियलाइजेशन। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, एक दिन सडनली रियलाइज होगा, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं माइंड भी नहीं हूं, मैं एक एटर्नल कॉन्शियसनेस हूं जो टेम्परेरीली ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रही है। ये रियलाइजेशन आने के बाद डेथ का डर कंप्लीटली चला जाएगा। मटीरियल थिंग्स में अटैचमेंट कम हो जाएगी। दूसरों के साथ कंपैशन बढ़ जाएगी। लाइफ का हर मोमेंट मीनिंगफुल लगने लगेगा। लिविंग द गरुड़ा पुराना विजडम। गरुड़ पुराण को सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, इसे लाइव करना है। यहाँ है डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इन रिलेशनशिप्स हर पर्सन को सोल की तरह ट्रीट करें, बॉडी की तरह नहीं। इन वर्क अपने प्रोफेशन को सर्विस का मीडियम बनाएं। इन मनी मैटर्स वेल्थ को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करें, ओनरशिप की तरह नहीं। इन हेल्थ बॉडी को टेम्पल की तरह मेंटेन करें। इन चैलेंजेस हर प्रॉब्लम को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझें। द रिपल इफेक्ट। जब आप ये चेंजेस करेंगे तो सिर्फ आप नहीं बदलेंगे, आपके आसपास के लोग भी चेंज होने लगेंगे। आपका पॉजिटिव एनर्जी कंटेजियस होगी। आपके फैमिली मेंबर्स नोटिस करेंगे कि आप डिफरेंट हो गए हैं। आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स सभी को लगेगा कि आप में कुछ स्पेशल है। यही है गरुड़ पुराण का रियल मैजिक। ये सिर्फ आपको चेंज नहीं करता, यह आपको एक पॉजिटिव चेंज एजेंट बना देता है। मैसेज फॉर दी फियरफुल। अगर आप अभी भी डेथ से डरते हैं तो रिमेंबर करें, डेथ से डरना नॉर्मल है, लेकिन इस डर को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देना है। नॉलेज के साथ ये डर ग्रेजुअली कम हो जाएगा। स्टार्ट स्मॉल। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस ऑनेस्ट एफर्ट करने की जरूरत है। मैसेज फॉर दी स्केप्टिकल। अगर आपको लगता है ये सब फिलोसॉफिकल बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो 30 डेज का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट्स दिखेंगे। साइंस भी अब स्पिरिचुअलिटी को वैलिडेट कर रही है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, सर्विस सब साइंटिफिकली प्रूवन है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। दी फाइनल कॉल टू एक्शन। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, इसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करें और वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाएं। ऑप्शन 2, आज से ही, अभी से ही ये चेंजेस इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ऑप्शन 2 चूज करेंगे
तो 30 डेज बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। द एटर्नल ट्रूथ। गरुड़ पुराण का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है, तुम अमर हो। तुमने कभी बर्थ नहीं लिया, तुम कभी डाई नहीं करोगे। तुम सिर्फ अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। जब तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा तब तुम फ्री हो जाओगे। ये फ्रीडम ही मोक्षा है, ये फ्रीडम ही अल्टीमेट गोल है। क्लोजिंग वर्ड्स। आज जो जर्नी हमने कंप्लीट की है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन का इन्विटेशन था। डेथ को समझना लाइफ को समझना है, आफ्टर लाइफ को जानना प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बनाना है। गरुड़ पुराण सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। आप इसे अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। रिमेंबर, नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। रियल विजडम तब आती है जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन कीजिए। डेथ से डरना बंद करके लाइफ को फुली एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि अंत में जो मैटर करता है वो ये नहीं है कि आप कितना जिए, मैटर करता है ये कि आप कैसे जिए। गरुड़ पुराण की ये एटर्नल विजडम आपको फियरलेस बना दे, पीसफुल बना दे और अल्टीमेटली आपको उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ यूनाइट कर दे जो आपकी रियल आइडेंटिटी है। यही है मृत्यु के बाद के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, कि एक्चुअली कोई मृत्यु है ही नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस का एटर्नल डांस है। वेलकम टू योर जर्नी ऑफ अवेकनिंग, वेलकम टू योर पाथ टू लिबरेशन।